फेसबुक लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज कार्ल मार्क्स का जन्मदिन है और कार्ल मार्क्स के जन्मदिन पर कुछ चिंताएं बहुत उठनी स्वाभाविक हैं। कुछ बातें मैंने दोपहर में जो अपना वक्तव्य था उसमें मैंने रखी थी। कुछ चीजें मैं यहां शेयर करूंगा आप लोगों से। जो लोग मार्क्सवाद नहीं जानते, जिनका कि मार्क्सवाद के बारे में सामान्य ज्ञान है, जिन्होंने खाली नाम मात्र सुना है कार्ल मार्क्स का, जिन्होंने कभी मार्क्सवाद पढ़ा नहीं है, उन लोगों की चिंताएं मेरे सामने ज्यादा हैं। जो लोग मार्क्सवादी हैं उनकी चिंताएं तो हैं ही, मार्क्सवादियों की चिंताओं से तो गुजरना ही होगा, लेकिन वे चिंताएं मेरे सामने ज्यादा हैं जो कि कार्ल मार्क्स की दृष्टि से आज विचार करें तो वे बहुत मूल्यवान हैं। मसलन एक छोटी सी, जब कार्ल मार्क्स ने पूंजी, जिसे वो दास कैपिटल कहते थे, इस किताब के लिखने के पहले उन्होंने एक पुस्तक लिखी, राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना में योगदान। उस पुस्तक में बहुत सारी अर्थशास्त्र संबंधी और राजनीतिक अर्थशास्त्र संबंधी बहुत सारी कॉन्सेप्ट उनकी चर्चा है। उस चर्चा के बीच में एक साहित्य की बड़ी गंभीर चर्चा है। उस गंभीर चर्चा का हम सब लेमैन, जो साधारण किस्म के लोग हैं, उनसे बहुत गहरा संबंध है और पढ़े लिखे लोगों से भी संबंध है। हम लोगों में एक सामान्य तौर पर एक दृष्टिकोण है जो प्रचलन में है। हम ये मानते हैं कि समाज और साहित्य के बीच में, समाज और कलाओं के बीच में अन्योन्याश्रित संबंध होता है। जैसा समाज होता है वैसी कलाएं होती हैं, वगैरह वगैरह। और ये सिलसिला लंबे समय से चिंतन का चल रहा है। इस पर पक्ष विपक्ष दोनों ही हैं। एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान खींचा है। हम भी आपका ध्यान खींच रहे हैं, पता नहीं वो कितना सफल होता है। वो ये कि ये जो रामायण और महाभारत हैं, ये रामायण और महाभारत हमें अभी भी क्यों अच्छे लगते हैं? क्या वजह हो सकती है? स्वयं कार्ल मार्क्स ने इस प्रश्न को खड़ा किया कि एक ऐसा समाज, आदिम समाज, प्राचीन काल का समाज, एक ऐसा समाज जो सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ा हुआ समाज था, विकसित समाज नहीं था। ये जो रामायण और महाभारत जिस युग में लिखी गई, वह समाज एक विकसित समाज नहीं है, बल्कि वो एक पिछड़ा हुआ समाज है। तो इस पिछड़े हुए समाज में इतनी मूल्यवान रचनाएं कैसे लिखी गई? जो अभी 2000 साल के बाद भी, 1500 साल के बाद भी आज भी जनता को आनंद देती हैं। उन्हें मजा आता है इसको सुनने में, पढ़ने में, देखने में, आज भी अच्छी लगती हैं वो। उसको मार्क्सवादियों ने अपने यहां, स्वयं मार्क्स ने भी सामाजिक विकास और कलाओं के बीच में विषम संबंध के सिद्धांत के तौर पर व्याख्यायित किया। उनका यह हो सकता है, यह हो सकता है कि ऐसा समाज हो जो कि पिछड़ा हुआ हो, सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ा हुआ हो, लेकिन कलात्मक तौर पर उसमें उच्च कोटि की रचनाएं लिखी गई हों। यह हो सकता है। और इस क्रम में उन्होंने प्राचीन यूनानी साहित्य की रचनाओं का जिक्र किया और कार्ल मार्क्स ने इस बात पर जोर दिया कि ये रचनाएं हमें इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि ये हमारे मानव सभ्यता के विकास का बचपन है और ये बचपन की रचनाएं हैं हमारी, इसलिए हमें अच्छी लगती हैं, इसलिए इन्हें बार बार देखना अच्छा लगता है।
चूंकि ये हमारे मानव समाज का बचपन है, हमारी सभ्यता का बचपन है, इसलिए हम जब भी इसको देखते हैं हमें आनंद मिलता है। ये वैसे ही है जैसे किसी बच्चे की हरकत, उसकी तुतलाहट, उसका बोलना, उसका चलना, उसका हंसना हमें आज भी आनंदित करता है। हम जब भी देखते हैं, कार्ल मार्क्स ने यह भी लिखा कि सामाजिक विकास के क्रम में जहां हम आगे चले गए, दोबारा वैसी रचनाएं नहीं लिखी जा सकती, होमर जैसी रचनाएं नहीं लिखी जा सकती। अगर मार्क्स के शब्दों को उधार लें तो दोबारा वाल्मीकि की रामायण नहीं लिखी जा सकती, दोबारा महाभारत नहीं लिखा जा सकता। वे रचनाएं इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि वे हमारी सभ्यता का बचपन है, वे हमारे मानव सभ्यता के विकास के आरंभिक दौर की लिखी गई रचनाएं, इसलिए भी हमें अच्छी लगती हैं। हमारे पास आज वाल्मीकि से ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे और गंभीर लोग हैं, और वाल्मीकि से ज्यादा विकसित समाज है, लेकिन वाल्मीकि जैसी रचना नहीं है जो कि 2000 साल तक पूरे समाज को प्रभावित कर सके, जिसको जितना बार पढ़ा जाए उतनी बार उसमें आनंद मिले, और उसने सबको प्रभावित किया। मार्क्स ने लिखा कि सभ्यता के विकास के क्रम में वे रचनाएं दोबारा नहीं लिखी जा सकती। वैसे ही जैसे कोई 50 साल का व्यक्ति अगर बच्चों की सी हरकत करे तो वो बचपना लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। बच्चों की हरकत बच्चों से ही अच्छी लगती है, वे जब करते हैं तभी अच्छी लगती है। अगर कोई बड़ा बूढ़ा कोई बच्चों की हरकत करे तो बचपना लगता है। तो अगर आज सामाजिक विकास की अवस्था में पहुंचने के बाद अगर कोई वाल्मीकि जैसी रामायण लिखने की कोशिश करेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसे एक नया नाम दिया, इस पर नई डिबेट हुई और इसने एक नई चीज पैदा की। कि रामायण और महाभारत लिखे गए उस समय और भी कई चीजें लिखी गई, यानी ईसा की 200-300 शताब्दी पहले और ईसा की शताब्दी वर्ष शुरू होने के बाद 5वीं शताब्दी तक, ये जो 700-800 साल का समय है, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय और बहुत पिछड़ा हुआ समाज था ये। लेकिन इस समाज में सबसे अच्छी क्लासिकल रचनाएं लिखी गई, सबसे अच्छे लिखी गई। सुश्रुत की चरक संहिता आई, भरत का नाट्य शास्त्र आया, दोबारा ऐसी रचनाएं नहीं लिखी गई। कालिदास भी इसी दौर में पैदा हुए। एपिक जिसे हम लोग महाकाव्य कहते हैं, एपिक जैसे जैनर का भी जन्म इसी में हुआ और विकास हुआ, और एपिक का लिखना बंद भी हो गया कालांतर में। बस एक 9वीं शताब्दी में जाके नैषध चरित आया, उसके अलावा और कोई नहीं। सो पहला लेसन जो मार्क्स ने हम लोगों को दिया, शिक्षित लोगों को दिया, वो ये कि जरूरी नहीं है कि जैसा समाज हो वैसा ही साहित्य हो। यह भी संभव है कि समाज पिछड़ा हुआ हो और कलाएं विकसित हो, कला चेतना विकसित हो, कला और समाज के बीच में कोई रिश्ता ही ना हो, यह भी संभव है। और ये एपिक रचनाएं हमें ये संदेश देती हैं। मार्क्स के अलावा इस चीज पर किसी का ध्यान नहीं गया। सबसे पहले कार्ल मार्क्स का ही ध्यान गया, और वह पुस्तक है, सस्ती पुस्तक है, अवेलेबल है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, वो इंटरनेट पे भी होगी, राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना में योगदान, जिसमें सिर्फ 3 पैराग्राफ हैं। मार्क्स के दृष्टिकोण की ब्यूटी यह थी कि मार्क्स जब लिखते थे तो वो कला संबंधी चीजों को लेकर वो एक स्वतंत्र पुस्तक लिखना चाहते थे, लेकिन मौका ही नहीं लगता था, समय ही नहीं मिलता था मार्क्स को। और उस पूरे क्रम में कार्ल मार्क्स ने
राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना का पूरा सिस्टम विकसित करते हुए बीच बीच में कला और साहित्य संबंधी अपने विचारों को व्यक्त किया। और कला और साहित्य संबंधी विचारों को व्यक्त करते समय मार्क्स के दिमाग में जो जो चीजें आती गईं वो रैंडमली वो उसमें लिखते गए। तो जो मार्क्सवादी आलोचना पढ़ते हैं और लिखते हैं वो साहित्य और समाज के संबंध को यांत्रिक तौर पर न देखें, न समझें और न लिखें। अब एक नई समस्या जो कि ज्यादा सीरियस है, ये तो साहित्य की बात हुई। प्रश्न यह है, कोरोना चल रहा है, कोरोना के बीच में बहुत ही बड़ी एक ये महामारी है जो भी चल रही है, जिसकी वजह से हम लोग लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हुए हैं और पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। किसी के डाटा की जरूरत नहीं है, आंखें गवाह हैं इसकी। कोई प्रचार इसमें मदद नहीं करता सिवाय आंखों के। लेकिन एक चीज है जो कि इस बीच में विकसित हुई है, वो ये कि समाज में भाईचारा नष्ट हुआ है। और ये भाईचारा कैसे नष्ट हुआ और क्यों नष्ट हुआ, ये चिंता की चीज है। नारा दिया था ना मार्क्स ने, दुनिया के मजदूरों एक हो। दुनिया के मजदूरों की तो बात छोड़ दीजिए, अभी भारत के मजदूरों एक हो का नारा भी नहीं लगा पा रहे हैं हम लोग। कितना मतलब ये पीड़ादायक है। जो लेटर सोनिया गांधी ने लिख के घोषित किया कि हम वे जो मजदूर जो घर लौटना चाहते हैं उनकी टिकट कांग्रेस की राज्य कमेटियों को आदेश दिया जाता है कि वे जाएं और टिकट काटें। पलट के सवाल तो उठ ही सकता है ना, कम्युनिस्ट पार्टियों ने लेटर जारी क्यों नहीं किया? सवाल तो बनता है, सवाल तो बनता है कॉमरेड। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी चौथे नंबर की सबसे बड़ी टैक्स पेयर पार्टी है। बीजेपी, कांग्रेस, मायावती की पार्टी, देन सीपीएम। कितने पैसे लगते मजदूरों के भाड़े में? दुनिया के मजदूरों एक हो, भारत के मजदूरों एक हो, लेकिन मजदूरों के लिए भाड़ा भी एक हो। एक सर्कुलर निकाल के तो देखते आप अपनी इकाइयों को आदेश तो देते कि जाइए कॉमरेड, जाइए आप। कितनी अजीब चीज लग रही है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है इसे सुन के, सोच के भी परेशानी हो रही है। मजदूरों की हिमायत करें हम और मजदूरों की मदद करे सोनिया गांधी। मोदी से तो कोई उम्मीद नहीं है मुझे, लेकिन मेरे लिए एक चिंता की बात यह है कि कांग्रेस का साहस, प्रशंसनीय साहस है सोनिया गांधी का, जिसमें कि उन्होंने सीधे अपनी राज्य इकाइयों को आदेश दिया कि वे जाएं और मजदूरों की टिकट कटवाएं। सिर्फ एक सर्कुलर से सरकार की चूलें हिल गई हैं, नींद हराम है मोदी गवर्नमेंट की। सोचें हम लोग मजदूर की पॉलिटिक्स करते हैं हम, और मजदूर के बारे में सोचे सोनिया गांधी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें इस बात पर सोचना होगा कि हमारे हाथ से पहल कैसे चली जाती है। पहला सवाल है जो कि बहुत चिंता की चीज है मेरे लिए,
वो सारे कम्युनिस्टों के लिए भी चिंता की चीज होनी चाहिए, और है। हमने कभी पलट के सोचा कि ये भाईचारा हमारे बीच में से कैसे गायब हो गया? लोग एक दूसरे के शत्रु कैसे बन गए? जो दोस्त थे वो दुश्मन कैसे हो गए? कोई तो चीज घट रही है हमारे बीच में जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये भाईचारे की डेथ किस दिन हुई, मुझे कोई उसकी डेट नहीं मालूम, लेकिन उसकी डेथ हुई है। अब हमारे सबके घरों में जो चीज घुस गई है उसने भाईचारे को एकदम गायब कर दिया है। वर्किंग क्लास की यूनिटी और वर्किंग क्लास की कॉन्सियसनेस तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। ये सबसे बड़ी हमारी तरफ से जो वैचारिक श्रद्धांजलि हो सकती है वो यही हो सकती है, हम जब उसे याद करते हैं तो ये हो सकती है कि हम खोजें, हमारे इर्द गिर्द जो समाज बन रहा है उसमें हम खोजें कि कौन सी चीज ऐसी बन रही है जो कि जिसने कि हमारे पूरे के पूरे तंत्र को धराशायी कर दिया, पूरे सामाजिक तंत्र को, पूरे सामंजस्यवादी तंत्र को धराशायी कर दिया है। सवाल सिर्फ एक छोटी मोटी चीजों का नहीं है, ये सवाल सिर्फ सरकार का नहीं है, किसी एक संगठन विशेष का नहीं है। इससे बड़ी कोई चीज घट रही है, जीवन में घट रही है, लगातार घट रही है, जिसने कि एक बड़ी पैमाने पर एक चीज क्रिएट की है जिसे हम लोग कहते हैं भाईचारे का गायब होना। वो कैसे गायब हो रहा है भाईचारा, मैं आपको बताऊं एक छोटी सी चीज। अभी स्थिति यह है कि अगर हम किसी व्यक्ति की, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो अभी सामने भी हैं, अगर हम उन मित्रों की अगर सामान्य सी भी आलोचना कर दें और सामान्य सी पब्लिक डिबेट में एक तर्क वितर्क करने लगे तो हम लोगों के अंदर गांठ पड़ जाती है। नाराज हो जाते हैं। जबकि हमारा बचपन ऐसा नहीं गुजरा है, हमने बचपन गुजारा है उन चीजों के साथ बहस करते हुए जिनसे हम सहमत नहीं थे। हमने उन लोगों के साथ दोस्ती की है जिनसे हम सहमत नहीं थे, और पक्की दोस्ती रही है हमारी। लेकिन अभी हमारे बीच में स्थिति यह है कि जो दोस्त थे वो भी हमारे हाथ से चले गए। तुनुक मिजाजी देखिए, जरा सी आप बात लिखते हैं, जरा सी चीज पर असहमत होते हैं तो वे तत्काल नाराज हो जाते हैं और मुंह फेर लेते हैं। ये मामला कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। जनसंघ के लोग पहले भी थे, बीजेपी के लोग पहले भी थे, लेकिन ये नफरत नहीं थी। कोई चीज तो ऐसी आई है हम लोगों के बीच में जिसने भाईचारे को नफरत में बदल दिया है। मेरे पास में इसका कोई रेडीमेड आंसर नहीं है, मेरे पास कोई उत्तर भी नहीं है इसका। मेरे पास एक समस्या आई है, और ये सिर्फ यहां हुआ हो ऐसा नहीं है, ये लगातार अनेक देशों में ये चीज नोटिस की गई है कि अब देखिए, अब जो दूसरी चीज घटने वाली है जिसके कि दरवाजे पे हम खड़े हैं, इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, लगातार इकोनॉमिक क्राइसिस और गहरा हो रहा है। ये जो ही ये खुलेगा लॉकडाउन, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, लोगों के पास खाने को नहीं होगा, स्थितियां और ज्यादा बदतर होंगी। किस चीज की जरूरत होगी सबसे ज्यादा? हम लोगों की ट्रेनिंग ये हुई है, हम लोगों को सिखाया ये गया है पिछले 60-70 साल में कि तुम अपनी खाल बचाओ, तुम अपने हित और स्वार्थ बचाओ, दूसरों के बारे में मत सोचो। जब तक ये दिमाग में ये चीज भरी रहेगी कि हम निस्वार्थी ढंग से सिर्फ अपने को देखेंगे, अपने बारे में सोचेंगे,
अपने बारे में ही निर्णय लेंगे और अपनी ही सुरक्षा की बात सोचेंगे, आप तय मान लीजिए यह भाईचारा और ज्यादा नष्ट होगा। मैं देखना चाहता हूं लॉकडाउन के बाद में शूद्रों के ऊपर कितनी फूलमाला की वर्षा होती है। मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आर्मी के लोग कितने अस्पतालों में जाकर फूल बरसाते हैं। अरे साहब, फूलमाला तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के, मैं नहीं जानता दूसरी जगह की, मथुरा की तो बता सकता हूं आपको। आप कैंटोनमेंट एरिया में जो आर्मी का एरिया है वहां पर बिना आइडेंटिटी कार्ड के घुस नहीं सकते। मैं जब 20 साल का था और मैं जब कैंटोनमेंट एरिया में जाता था तो कोई पहचान पत्र की जरूरत नहीं पड़ती थी, आराम से चले जाते थे। मैं इसी शहर का रहने वाला हूं, मैं एकदम लब्ध प्रतिष्ठित नागरिक हूं, लेकिन इसके बावजूद आर्मी के लोग मुझे उस इलाके में घुसने नहीं देंगे। ये मेरी देश की सेना के साथ जनता का रिश्ता है। वो आई कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड दो, वोटर कार्ड दो, वो लेके रख लेंगे, आप आइए, जब लौट के आएंगे तो आपको देंगे। नहीं, मैंने ऐसे देश का सपना ही नहीं देखा था कि मुझे जो है अपने सेना के लोगों के इलाके में, पुलिस के लोगों के इलाके में जाने के समय मुझे अपने प्रमाण पत्र देने की जरूरत पड़े। कोई चीज बड़ी है जो घटी है। सेना भी सुरक्षित महसूस नहीं करती अब हमसे। सेना हमारे इलाके में आ सकती है, वो नागरिकों के मोहल्ले में आ सकती है, लेकिन सेना के मोहल्ले में नागरिक नहीं जा सकते। और ये जो गैप है, ये जो फांक पैदा हुई है, इस फांक का मेरे पास उत्तर नहीं है कि आखिर ये अंतराल क्यों पैदा हुआ। मैं तो बिपिन रावत से यही कहूंगा कि सेना के सारे जितने इलाके हैं उनमें से बंदिश हटा ली जाए। नागरिकों को सेना के इलाकों में जाने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। ये प्रोटेक्टेड एरिया ये जो बनाए हुए हैं आपने, क्यों बनाए हुए हैं? जनता पर विश्वास करो। जनता पर अविश्वास करके आप जनता का दिल नहीं जीत सकते। जनता पर अविश्वास करके चाहे जितनी फूलों की वर्षा हो, आप जनता का दिल नहीं जीत सकते। कोई चीज, बड़ी चीज घट रही है हमारे बीच में, जिसकी वजह से ये जो आईएएस ऑफिसर है, एक साधारण नागरिक है, इसके बीच में गैप हुआ। एक अमीर है, एक गरीब है, उसके बीच में गैप हुआ। ये गैप बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। पहले दो एक किस्म की असमानताएं थी। एक आर्थिक असमानता थी जिससे हम लोग चर्चा करते थे। कभी कभार कोई बड़ा आदमी दिखाई देता था तो हम लोग थोड़ा सा फील करते थे कि यार बहुत बड़ा आदमी आ गया ये तो। लेकिन अभी स्थिति है कि पग पग पर असमानता पैदा कर दी गई है। हमारी साइकोलॉजी में असमानता को कूट कूट कर भर दिया गया है। वो हमारे एटीट्यूड का हिस्सा बन चुकी है। वो कैसे एटीट्यूड का हिस्सा बन चुकी है, आप ने कभी इस पर सोचा है, ध्यान दिया है कभी? मैं 30 साल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। मैं सामान्य ऑटो से और टैक्सी से आता जाता था यूनिवर्सिटी, कलकत्ता में। टीचरों में ये, प्रोफेसरों में ये था कि शायद मैं गाड़ी से आता हूं तो मेरा कैरियर बहुत अच्छा था, मैं बहुत जल्दी प्रोफेसर हो गया अपनी लाइफ में, जो कि नॉर्मली किसी को मौका नहीं मिलता ऐसा। तो एक दिन मेरे क्लर्क ने, जो स्टाफ रूम में बैठता था, उसने पूछा कि सर जी आप गाड़ी से आते हैं क्या? मैंने कहा क्यों, क्या बात है, क्यों पूछ रहे हो? बोले नहीं, बहस हो रही है यहां कि जगदीश्वर जी कार से आते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास तो कार है ही नहीं। बोले हैं? मैंने कहा हाँ, कार नहीं है। तो बोले किससे आते हैं? मैंने कहा ऑटो से आता हूं, घर से आने में 12 रुपए लगते हैं, जाने में 12 रुपए, 24 रुपए में आना जाना हो जाता है, कार की जरूरत ही नहीं, मैंने कभी कार खरीदी नहीं।
अब वो मेरी बात पे विश्वास ही ना करे। प्रोफेसर की हैसियत कहां से देखी जाएगी? प्रोफेसर की हैसियत ज्ञान से नहीं देखी जाएगी, उसके विवेक से नहीं देखी जाएगी। प्रोफेसर की हैसियत देखी जाएगी उसके पास कितनी वस्तुएं हैं, वो कार है कि नहीं है, बंगला है कि नहीं है। ये जो हैसियत के प्रश्न जीवन के प्रश्न बन गए जब से, तब से हमारे बीच में विभाजन हमारी नसों में घुस गया, हमारी आदतों में घुस गया, एटीट्यूड्स में घुस गया। तो पहले तो इसने यही डिवीजन किया, एक लेक्चरर है, एक प्रोफेसर है, एक कॉलेज में पढ़ाता है, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, एक स्कूल में पढ़ाता है, एक कॉलेज में पढ़ाता है, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, और वो उसमें भी प्रोफेसर हो तो वो तो तोप चीज है। हमारे यहां बिल्कुल सीधे मुंह बात नहीं करते थे प्रोफेसर। थोथा गौरव, थोथी हैसियत। अगर मुझसे पूछें कि भाईचारे को नष्ट करने में किसकी सबसे बड़ी भूमिका है, तो मैं कहूंगा कि ये जो सामाजिक हैसियत के थोते जो आधार हमने निर्मित किए, खोखले आधार निर्मित किए, उन्होंने बड़े पैमाने पर सामाजिक विभाजन को तेज किया। अब औरत की सुंदरता इससे नहीं देखी जाती वो देखने में कितनी समझदार है और सुंदर है, बल्कि इससे तय होती है कि वो किस तरह की साड़ी पहने हुए है, किस तरह के गहने पहने हुए है, किस तरह के घर में रहती है। जब वो चाय लाती है तो कितने बढ़िया टी सेट में चाय लाती है। यानी हमारी पहचान, हमारी हैसियत किनसे तय हो रही है? वस्तुओं से तय हो रही है। और वस्तुओं के संसार में जब मनुष्य वस्तु बना दिया जाता है तो वह फिर विभाजित ही होगा। ये जो वस्तुओं का प्रेम है, इस वस्तुओं के प्रेम की सबसे तीखी आलोचना कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। तो अगर मुझे एक चीज कहने को कही जाए कि कौन सी ऐसी चीज है जिसने सामाजिक विभाजन की प्रक्रिया को तेज किया, पहले यह प्रक्रिया कुछ इलाकों तक थी, आज वो हर जगह छा गई है। उसने जीवन के हर स्तर को स्पर्श किया है। और हम मस्त हैं, हम कभी आलोचना नहीं करते। थोथा गौरव और थोथी हैसियत, इसने समाज को जिस तरह से ग्रसित किया है, उसने पूरे समाज को एक सिरे से विभाजित कर दिया। अब हमको विभाजन में कौन सी चीज दिखाई दे रही है? हमको बीजेपी दिखाई देती है, हमें आरएसएस दिखाई देता है, हमें सांप्रदायिकता दिखाई देती है, हमें पृथकतावाद दिखाई देता है, हमें कश्मीर के मुसलमान, हमें आतंकवादी दिखाई देते हैं। लेकिन हमें यह वस्तु संसार जो हमारे घर में घुसा हुआ है, जिसने नफरत के बीज बो दिए हमारे जीवन में, हमारे संस्कारों में, जिसने घृणा पैदा कर दी एक दूसरे से, आश्चर्य की बात है हम कितने अमानवीय होते चले गए। वस्तुओं के संसार में रहते हुए, वस्तुओं का उपभोग करते हुए, वस्तुओं के आकर्षण में बधते हुए हम स्वयं वस्तु बन गए, हम मनुष्य नहीं रहे। ये जाति और धर्म वाले जो भेद है ना राहुल, ये भेद अपनी जगह हैं, लेकिन ये भेद तो एक अब स्टीरियोटाइप बन चुके हैं। मान लो जाति भेद खत्म हो जाए, फिर वस्तुओं के संसार से मोह जाएगा कि नहीं जाएगा? सवाल यह है। अगर आपका वस्तुओं के संसार से मोह खत्म हो जाता है और वस्तुओं के संसार से आप अपने को मुक्त कर लेते हैं और वस्तुओं के दास बनने की बजाय वस्तुओं के मालिक बन जाते हैं, तो आप तय मानिए आप सामाजिक विभाजन को रोक देंगे। आपने सामाजिक विभाजन के जो रूप तैयार किए हैं, वे रूप हमारे यहां छोटी छोटी वस्तुओं के जरिए घुसे हैं। छोटी छोटी वस्तुओं के प्रेम ने हमारे संसार को और हमारे समाज को और हमारे परिवार को और व्यक्तिगत तौर पर हमको इस तरह से घेर लिया है कि हम उसके बाहर सोच ही नहीं पाते। जो विद्यार्थी गिफ्ट लेकर आती है वो बहुत अच्छी लगती है,
जो विद्यार्थी गिफ्ट नहीं ला पाती है वो अच्छी नहीं लगती है। नहीं, मैं संसार में तो रहना चाहता हूं, मैं समाज में रहना चाहता हूं, लेकिन मैं वस्तुओं के समाज में नहीं रहना चाहता। मैंने इस संसार में जन्म इसलिए नहीं लिया कि मैं वस्तुओं के बीच में एक वस्तु बन जाऊं। मार्क्स ने सबसे तीखी आलोचना इसी बात की थी कि पूंजीवादी समाज की विशेषता यह है कि वह मनुष्य को भी एक कमोडिटी में बदल देता है और सारे भाईचारे की इसने जड़ें हिला दी हैं। आज अच्छा दोस्त वो, अच्छा भाई वो जो अच्छी चीजें ले दे। जब आप लेते ही देते नहीं है तो आप अच्छे नहीं होंगे। तो कौन सा संसार हो गया है? वस्तुओं का संसार है या फिर विनिमय का और लेन देन का संसार है? और ये हवा तेज चल रही है अभी। आपको ये जो मेरा मानना है कि फिलहाल कुछ देर के लिए ये आरएसएस के लोगों को और दूसरे किस्म के जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं इन्हें कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए अभी आज छोड़ दीजिए। हम लोग 12 महीने आलोचना करते हैं इनकी। ये जो वस्तुओं के संसार में जो सामाजिक विभाजन, सांस्कृतिक विभाजन हमारे घर के अंदर पैदा किया है, उसकी ये राजनीतिक अभिव्यक्ति है। आप वस्तुओं से प्रेम करना बंद कर दीजिए, आप वस्तुओं से संचालित होना बंद कर दीजिए। आप तय मानिए आरएसएस कोलैप्स कर जाएगा। लोग पूछते हैं ना कि आरएसएस से बचने का क्या उपाय है। ये जो अभी मोदी प्रेम के नशे में जो पूरा देश डूबा हुआ है, इससे निकलने का क्या उपाय है? एक ही उपाय है, वस्तुओं की पूजा बंद कर दो। ये संपन्न विपन्न वाली बात नहीं है, ये कैटेगरी ही फेक है। ये जो हम सोच रहे हैं ये कैटेगरी ही सही नहीं है। मुझे सिर्फ मनुष्य चाहिए और समानता के आधार पर मनुष्य चाहिए। मुझे मनुष्य से प्यार चाहिए। कि राहुल की जाति क्या है, मैं नहीं जानता कि राहुल कहां रहता है। मैंने इतने दिन पढ़ा है, मैंने कभी अपने विद्यार्थी से नहीं पूछा तेरे पिता का नाम क्या है। आप किसी से भी मेरे विद्यार्थी से पूछ लीजिए। हमारी सबसे पहली एंट्री अपने पेशे में यहां से होती है कि हम पूछते हैं तेरे पिता का नाम क्या है, कहां रहते हो। आप व्यक्ति को व्यक्ति की तरह देखते ही नहीं है। जब आप व्यक्ति को व्यक्ति की तरह नहीं देखेंगे और उसकी स्वायत्तता पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप तय मानिए आपने जिस दिन व्यक्ति को व्यक्ति की तरह देखना बंद कर दिया, और आपने तो पहले दिन ही बंद कर दिया। मुझे बहुत दिन बाद पता चलता रहा है कि अरे मेरे साथ जो लड़की काम कर रही है या लड़का काम कर रहा है, उसका पिता मजदूर है या उसका पिता क्लर्क है या उसका पिता कोई ऑफिसर है। ये मुझे बहुत दिन बाद पता चलता है, मुझे पता ही नहीं चलता। क्योंकि मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो मेरी स्टूडेंट है और मेरे अंदर में पीएचडी कर रही है, रिसर्च कर रही है, या मेरे क्लास में पढ़ रहे विद्यार्थी। मनुष्य की पहचान कहां से तय होगी? एज ए पर्सन, एज ए व्यक्ति। मनुष्य की पहचान इससे तय नहीं होगी कि वो चतुर्वेदी है या शर्मा है या ब्राह्मण है या चमार है या शूद्र है। इससे नहीं पहचान तय होगी उसकी। आप नाम न देखिए, आप सिर्फ मनुष्य देखिए। आपने पहचान के जो विशेषण है उनके अंदर मनुष्य को खोजना शुरू कर दिया और यहीं से आपने सारी गफलत शुरू की है। वो मनुष्य है, यही मेरे लिए काफी है और यही मेरे लिए उसके लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप हो। मार्क्स ने, ये फलसफा ठीक है, मार्क्स ने सबसे ज्यादा वस्तुओं के संसार की और फैटिसिज्म की आलोचना की। ये वस्तु पूजा की सबसे ज्यादा आलोचना की। मार्क्स का दृष्टिकोण भरा पड़ा है। तो अगर मुझसे पूछें कि भाईचारे के अंत की शुरुआत कहां से होती है, तो मैं ये कहूंगा बहुत विनम्रता से, भाईचारे के
अंत की शुरुआत वहां से होती है जब आप वस्तुओं से प्रेम करना शुरू कर देते हैं और मनुष्य को एक वस्तु में कन्वर्ट कर देते हैं और मानवीय संबंधों को वस्तुओं के लेन देन के आधार पर परिभाषित करते हैं। तो मार्क्स से सीखने का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, वस्तुओं की दुनिया से निकलो। वस्तुओं की जरूरत तो है, लेकिन वस्तुओं की इतनी जरूरत नहीं है कि मानवीय संबंधों को उसका सबऑर्डिनेट बना दिया जाए। मुझे चाय का कप तो चाहिए, मुझे प्लेट भी चाहिए, मुझे खाने के लिए बर्तन भी चाहिए, मुझे सोफा सेट, सब जो जरूरी चीज है मनुष्य के जीने के लिए सब चाहिए, लेकिन इसके आधार पर मैं ये तय नहीं करूंगा कि अगर मेरे यहां नहीं है तो मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहूंगा, मुझे छोटा करके देखा जाएगा या मैं किसी और को छोटा करके देखूंगा। नहीं, वस्तुओं से मुक्ति संभव नहीं है, मेरा कहने का मतलब बस सवाल यह है कि वस्तुओं में एक वस्तु न बन जाए हम। हमने जब वस्तुओं में एक वस्तु अपने को बना दिया इस पूरे हिस्टोरिकल विकास के क्रम में, अब कौन सी चीज चला रही है मुझे? मैं नहीं चला रहा हूं, अब वस्तुएं चला रही हैं मुझे। तो पहला मुझे लगता है कि कार्ल मार्क्स के लिए पहला हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट यही हो सकता है कि हम अपने को वस्तु न समझें, सामने वाले को भी वस्तु न समझें और वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में न देखें। हम उसे मनुष्य, ये जाति की तरह न देखें, हम धर्म की पहचान पर न देखें, हम यहां से शुरू न करें कि उसका बाप कौन है, वो कहां रहता है। नहीं, पहचान का यह आधार नहीं होगा। हम व्यक्ति को व्यक्ति की तरह देखने की आदत डालें, वो अमीर हो या गरीब हो, इन मटेरियल। एक अन्य चीज जो कि मुझे लगता है कि उस पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए, वो ये कि ये जो ग्लोबलाइजेशन आया, इस ग्लोबलाइजेशन ने एक पिछले 40 साल में बहुत कुछ बदला है। और इसमें जो चीज सबसे बड़ी चीज बदली है वो क्या बदली है? सारे लोग जानते हैं कि 1970-71 के बाद से सारी दुनिया में ये ग्लोबलाइजेशन की लहर चल रही है, करीब 50 साल से होने को आए। मैं नहीं जानता कि मेरी इस बात से कितने लोग सहमत होंगे, लेकिन मैं ये बात रखना चाहता हूं, मैं बार बार इस बात को रखूंगा भी अभी, और जब तक आप लोग इसे अपने विचार के दायरे में नहीं लाते। भारत में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जब से शुरुआत हुई तब से भाईचारे के अंत की घोषणा हुई। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जितने भी डायमेंशन हैं, जितने भी लेयर हैं, जितने भी कैटेगरीज हैं जो प्रचलन में हैं, वे अल्टीमेटली आपके सामाजिक यूनिटी को तोड़ते हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के दायरे से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, जो कोल्ड वॉर ने आपको गिफ्ट में दिया है, अनेक राज्य हैं जो अपनी पहचान के लिए, अपने विभाजन के लिए, अनेक जातियां हैं जो अपने पहचान के लिए, अपने राज्य के विभाजन के लिए लड़ रही हैं। हिंदू अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं, दूसरे और समुदाय हैं वे भी अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। यह बताओ मुझे, मनुष्य की आइडेंटिटी के लिए कौन लड़ेगा? धर्म की आइडेंटिटी के लिए धर्म वाले लड़ लेंगे, लिंगी की आइडेंटिटी के लिए औरतें लड़ लेंगी, है ना, और दलितों के लिए ये पेरियार और अंबेडकर लड़ लेंगे, या काशीराम लड़ लेंगे, या जय भीम वाले अभी ये चंद्रशेखर जी आए ये लड़ लेंगे। ये मनुष्य के लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? इस समाज में मनुष्य भी रहता है या जाति और धर्म के लोग रहते हैं? आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स जो कोल्ड वॉर के पॉलिटिक्स का एक इंटरनेशनल प्रकल्प का हिस्सा है, आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स ने हमारे सामाजिक जीवन को एक तरह से विध्वंस के कगार पर ले जाके खड़ा कर दिया है।
आप सोचिए, इसे जरा ध्यान से सोचिए। आप कुछ देर के लिए भूल जाइए, अपने व्यक्तिगत हितों को भूल जाइए। आपने व्यक्तिगत तौर पर जितनी चीजें सोची है और अब तक की हैं उन्हें भूल जाइए। मनुष्य के हित का जब प्रश्न आता है तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लोग सब कहां भाग जाते हैं? आप अभी अभी बताइए मुझे, अभी बताइए, इस समय बताइए, इस समय सबसे ज्यादा क्राइसिस में कौन है? वे लोग क्राइसिस में जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। पूरी मनुष्य जाति क्राइसिस में है। कहीं कोई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लोग दिखाई नहीं दे रहे। न तमिलनाडु में दिखाई दे रहे, न उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे, न दिल्ली में दिखाई दे रहे, कहीं नहीं दिखाई दे रहे। न आरएसएस वाले दिखाई दे रहे। क्यों? अरे क्या ये जो मजदूर हैं जो कि अपने घर लौटना चाहते हैं, ये क्या हिंदू नहीं है? ये हिंदू हैं। इनमें अनेक लोग हिंदू हैं। अरे कम से कम उतने तो हिंदू हैं ही जितने कश्मीरी पंडित थे हिंदू, जिनके लिए आपने इतना चिल्लाए थे। उनसे ज्यादा संख्या है इन लोगों की जो अभी अपने घर लौटना चाहते हैं लेकिन इनके पास टिकट नहीं है। इनमें दलित हैं, और इतनी बड़ी संख्या में दलित हैं जितने दलित जो है किसी भी दल के पास में एक्टिव मेंबर नहीं है। लेकिन न दलित के नेताओं के मुंह में आवाज दिखाई दे रही। मायावती का बयान नहीं देखा आपने? जो दलितों के चैंपियन है, डीएमके, अन्ना डीएमके जैसी बड़ी पार्टियां अभी अंतर ध्यान है। कल तक जो हर व्यक्ति के अंदर जाति खोज रहे थे, लॉकडाउन के पहले जो हर व्यक्ति के अंदर हिंदू और मुसलमान खोज रहे थे, लॉकडाउन की शुरुआत होने के बाद में, कोरोना के हमले के बाद, पूरी मानव सभ्यता और मानव जातीय हमले के उसके केंद्र में है। सारे लोग गायब। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लोगों को अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के दायरे से बाहर निकलना होगा। अगर आप अब मेरी तेरी आइडेंटिटी को ही बचाने में और स्टैब्लिश करने में लगे रहेंगे तो ये बताओ कि मनुष्य की आइडेंटिटी को कब बचाओगे? मनुष्य को कब मदद करोगे? मनुष्य की तो मदद करनी है ना हमें, कि मनुष्य की मदद नहीं करनी? मनुष्य की अगर मदद करनी है तो मनुष्य की मदद करने के लिए पहली शर्त है कि हम ये आइडेंटिटी के जितने रूप हैं इनको अस्वीकार करें, इन्हें मनुष्य की आइडेंटिटी के मातहत रखें। मैं जानते हूं, मैं सोनिया गांधी के स्टेटमेंट को मैं एक साधारण स्टेटमेंट के तौर पर नहीं देख रहा हूं। वो चाहे उसने एकदम शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ से दिया हो वो बयान, लेकिन मैं एक बहुत साफ तौर पर मैं चीज देख रहा हूं। कांग्रेस लगातार इलेक्शन हार गई हिंदुस्तान का, लेकिन कांग्रेस ने यह साहस तो किया बयान देने का कि हमारी कमेटियां जाएं और टिकट काटें। आप सोचिए, यह काम बीजेपी भी कर सकती थी, और बीजेपी के लिए वो चुटकी का खेल था। जो पार्टी 2000 करोड़ रुपया साल चंदा उठाती हो, उसके लिए 1000 करोड़ रुपया या 2000 करोड़ रुपया की टिकट कटवा देना एक बायत का खेल है। जिस पार्टी के बैंक में अरबों और करोड़ों रुपए सड़ रहे हों, उसने ये बयान नहीं दिया। बयान दिया किसने? जिस पार्टी को सबसे कम चंदा मिलता है अभी, जो पराजय हो जिसकी हो चुकी है, और सोनिया गांधी जिस पर इतनी गालियां और इतने निर्मम ढंग से हमले किए हैं हम लोगों ने, इतने बर्बर हमले किए हैं, इतने बर्बर हमले हिंदुस्तान में किसी नेता पर नहीं हुए। कांग्रेस के 60 साल के शासन में कभी किसी आरएसएस के नेता के ऊपर इतने गंदे हमले नहीं हुए जितने गंदे हमले सोनिया गांधी पर हुए हैं। उस सोनिया गांधी ने सब कुछ भूलकर कहा कि जाओ टिकट काटो, कमेटियों को आदेश दिया जाओ टिकट काटो।
वोट नहीं मिलेंगे सोनिया गांधी को, लेकिन फिर भी वो कह रही है टिकट काटो। कौन सी चीज बड़ी है? मनुष्य बड़ा है या स्वार्थ बड़े हैं? मनुष्य बड़ा है या राजनीति बड़ी है? मैं आपकी नहीं जानता, लेकिन मेरे अंदर तो रेस्पेक्ट बढ़ गई इंदिरा गांधी को लेकर। मैं कांग्रेस ही नहीं हूं, मैं कांग्रेस की नीतियों को पसंद नहीं करता, लेकिन मैं करूं क्या? अगर वो कांग्रेस के नेता अगर मानवीय आधार पर एक बड़ा कदम उठाते हैं तो मेरे पास विकल्प क्या है उसका सपोर्ट करने के अलावा? हम में से कितने बुद्धिजीवी हैं जो ये साहस करके कह सके कि सोनिया गांधी ने जो किया है और जो कहा है वो एकदम उचित और मानवीय कदम है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। मेरे स्वभाव को आप लोग जानते हैं, मैं कभी कांग्रेस के नेताओं से मिलने भी नहीं जाऊंगा, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। अगर आपने सही किया है तो मैं आपकी निश्चित तौर पर भूर भूर प्रशंसा करूंगा, चाहे आप मेरे दुश्मन क्यों ना हो, यह मेरी आदत है। मैं सोनिया की आलोचना भी लिख चुका हूं। वो मेरे ब्लॉग में है, फेसबुक में भी है, मैं खूब आलोचना लिख चुका हूं सोनिया गांधी की। लेकिन सोनिया गांधी ने इस समय जो किया है वो तो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय, और मैं इसलिए उसे प्रशंसनीय मानता हूं। जो चीज मैं लाना चाहता हूं आपके बीच में, हमारा देश और हमारी राजनीति आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के गर्त में फंसी हुई है। कोरोना के बाद हिंदुस्तान कैसा होगा, इसे सोनिया गांधी देख पा रही है, आप नहीं देख पा रहे, प्रधानमंत्री नहीं देख पा रहे। अरे बेहतर तो यही होता कि नरेंद्र मोदी दुनिया के तमाम बड़े नोबेल लॉरिएट्स के साथ में बैठ के या किसी और लाइव के जरिए सीधे बात करते और कहते कि बताओ हम क्या करें। तो देखिए विडंबना, देखिए वो जो पप्पू है राहुल गांधी, वो सलाह कर रहा है और वो दुनिया को, भारत की सरकार को सलाह दे रहा है क्या क्या करना चाहिए। वे भेद भूल गए, वे तमाम मतभेद भूल गए वे लोग कि ये जो सरकार आई है, इस सरकार ने उनके साथ में कितना जालिमाना और कितना बर्बर आचरण किया है, कितने गंदे हमले किए हैं राहुल गांधी पर। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स, इसे कहते हैं मानवीय राजनीति, जिसमें मनुष्य प्रथम, राजनीति सेकेंडरी। जो नया भविष्य मुझे दिखाई दे रहा है, जो मार्क्स के जन्मदिन पर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, अगर नया भविष्य बनाना है तो मनुष्य को केंद्र में लाना होगा, और ये जो अस्मिता की राजनीति, इस अस्मिता की राजनीति से भारत को मुक्त करना होगा। मुक्त करने का मतलब यह नहीं है कि हम दलितों से प्यार नहीं करेंगे, हम दलितों को सम्मान नहीं देंगे। हम चाहते हैं दलित को दलित की तरह नहीं, मनुष्य की तरह देखा जाए। हम चाहते हैं हिंदू और मुसलमान को हिंदू और मुसलमान की तरह नहीं, मनुष्य की तरह देखा जाए। ये जो विशेषण गढ़े गए हैं, इन विशेषणों ने भाईचारे की हत्या की है। एक बार मनुष्य को मनुष्य कह के और महसूस करके तो देखो, तय मानो जिसे तुम दलित कह के प्यार करते तो उससे ज्यादा गहरा प्यार करने लगोगे। जिसे तुम मुसलमान कहकर प्यार करते थे उससे भी ज्यादा गहरा प्यार करने लगोगे। क्योंकि मनुष्य के आधार पर, पहचान के आधार पर अगर आप देखोगे तो तय मानो भारत बहुत ताकतवर बनेगा। आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, ये जो पूरा का पूरा सिलसिला चल रहा है राजनीति में, संस्कृति में, इसमें सबसे ज्यादा एक दुर्दशा केंद्र है, वो हमारी लैंग्वेज है। पिछले 70 साल में जो चीज सबसे ज्यादा नष्ट हुई है भाईचारे के अलावा, भाईचारा तो नष्ट हुआ है, मानवीयता तो नष्ट हुई है हमारी, दूसरी चीज जो नष्ट हुई है, जिसको लेकर मैं बहुत पीड़ित हूं, वो है भाषाओं का संसार। भारत में, भारत की भाषाएं प्यार के लिए तरस रही हैं। भारत के लोग अपनी भाषाओं से प्यार नहीं करते।
भारत के शिक्षित लोग खासतौर पर अपनी भाषाओं से प्यार नहीं करते बल्कि अपनी भाषाओं से नफरत करते हैं। और ये जो नफरत का संसार, भाषाओं के प्रति, भाषाओं की उपेक्षा का संसार जो रचा गया है पिछले 70 साल में, ये बहुत ही घातक है। आप सोचिए मार्क्स ने किस में लिखा होगा, किस में लिखा होगा? आज दुनिया के सारे लोग मार्क्स को पढ़ते हैं, लेकिन मार्क्स ने अपनी भाषा में लिखा। अधिकांश चीज उसने अपनी भाषा में लिखी। सारी दुनिया ने ट्रांसलेशन करके पढ़ा। मनुष्य से प्यार करोगे तब ना उसकी भाषा से भी प्यार करोगे। वस्तुओं से प्यार करोगे तो फिर वस्तुओं की भाषा से प्यार करोगे। हमें लगातार ये एक भावना बनती चली जा रही है कि हम वस्तुओं के संसार में जा रहे हैं, तो हमारे हाथ से जो चीज निकल रही है उसमें कल्चर तो निकल ही रही है, आपकी मानवीयता निकल रही है, लेकिन साथ साथ आपकी भाषा भी निकल रही है। हम भाषाओं के संसार को नष्ट होते हुए देख रहे हैं। हम लगातार, कितनी भाषाएं मर गई इस बीच में। कभी कोई शोक प्रस्ताव पास किया हमने? कभी किसी हमारी संसद या लोकसभा या विधानसभा में कभी किसी ने दुख व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश में इतनी भाषाएं कम हो गई? कभी चर्चा हुई इसकी? जी नहीं। हमारे बीच में लगातार भाषाओं का ह्रास हो रहा है, भाषाओं से लोग कट रहे हैं, भाषाओं का उपयोग बंद कर रहे हैं, भाषाओं के प्रति दूरी बढ़ रही है। जाहिर है कि आपकी ये जो दूरी है, ये जो आपका अपनी भाषा से कटाव है, ये वह बड़ा कैनवास बना रहा है जहां से मैंने शुरुआत की थी कि हमारे भाईचारे की हत्या क्यों हुई। हमारे यहां भाईचारे की हत्या का तीसरा बड़ा डायमेंशन है और कारण है भाषाओं से अलगाव और भाषाओं के प्रति द्वेष भाव। आप बंगाली बच्चे से बात कीजिए, उसे बंगला अच्छी नहीं लगती, कहता है बंगला में कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। हिंदी वाले बच्चे से बात कीजिए, वो कहता है हिंदी में कुछ नहीं, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। अंग्रेजी वो जानता नहीं है ठीक से, अंग्रेजी में वो विकसित भी नहीं हो पाएगा ठीक से। हमारे यहां जो, मतलब जितनी एनर्जी हम आपस में खर्च कर रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं, जिन चीजों पर खर्च कर रहे हैं हम उस पर बात कितनी कर रहे हैं। अगर भाईचारा नष्ट हुआ है तो आरएसएस उसका एक पहलू हो सकता है, लेकिन समग्र नहीं है वो। भाषाओं के प्रति जो द्वेष बढ़ा है पिछले 70 साल में, वह द्वेष अकल्पनीय है। जो पोस्ट कोरोना सबसे बड़ी चुनौती है आपके लिए, मेरे लिए, अब भाषाएं और भी ज्यादा मरेंगी, और भी ज्यादा पिछड़ेंगी। क्या करेंगे? भाषाओं को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? अभी तक किसी भी सरकार के एजेंडे पर पिछले 40 साल में भाषाओं को बचाने का एजेंडा अभी केंद्र में नहीं है। प्रस्ताव तक पास नहीं हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी नहीं है। जो बंगाल में एक जमाने में लेफ्ट फ्रंट करता था कि वो लोगों की स्कूली शिक्षा का माध्यम बंगला होगी, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, अब इससे वोट नहीं मिलते, अब अंग्रेजी ही रहेगी। एकमात्र वामपंथी करते थे वो लोग बेचारे अब निकल गए उससे। सो भाषाओं के संसार को बचाने के लिए भी हमें कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि भाषाएं हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण उपकरण है और वे हमारे भाईचारे का महत्वपूर्ण सेतु हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जिस दिन मैंने अपने घर में हिंदी बोलनी बंद कर दी, मैंने अपने बच्चे को अंग्रेजी में बात करने की आदत डाल दी, मैंने सोचा ही नहीं कि मैंने उसके साथ में कितना बड़ा अन्याय किया। और ये मैं रोज करता हूं। मैं रोज करता हूं कि मैं अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए मजबूर करता हूं। मेरा बच्चा अंग्रेजी ज्यादा सीखता है, ज्यादा समझता है, वो हिंदी जानता ही नहीं है, हिंदी के साधारण शब्दों के अर्थ नहीं जानता।
और जो दुर्दशा हिंदी भाषी बच्चे की है वही दुर्दशा बंगाली बच्चे की है, वही दुर्दशा और भी बच्चों की है। और एक सामान्य सी चीज उस दुर्दशा का समझ लीजिए आप, जो यंग लोग हैं, मैं हंस के कहता रहा हूं, मैं आप लोगों से फेसबुक को पहली बार शेयर कर रहा हूं, अरे कम से कम अपनी प्रेमिका को प्रेम पत्र तो अपनी भाषा में लिख दो। आज का शिक्षित नौजवान इतना अनकल्चर्ड हो चुका है, अपनी भाषा से इतना कट चुका है कि वो अपनी प्रेमिका को प्रेम पत्र अपनी भाषा में नहीं लिख सकता। वो चाहे बंगाली हो, चाहे वो मद्रासी हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो हिंदी भाषी हो। तो नई जो जनरेशन आई है, मोबाइल जनरेशन, इस मोबाइल जनरेशन की खूबी है कि ये एकदम रूटलेस है। ग्लोबलाइजेशन ने सबसे बड़ा अपराध यह किया है कि उसने रूटलेस मिडिल क्लास पैदा किया और रूटलेस कल्चर पैदा किए। और जब रूटलेस कल्चर पैदा होती है और रूटलेस लोग पैदा होते हैं तो समाज कितना भयानक होता है, ये 40 दिन का अनुभव बता रहा है। ये ग्लोबलाइजेशन ही था ना जिसने गांव से शहर की ओर भगाया। बड़ी उम्मीदों के साथ शहर आए थे और जो ही लॉकडाउन शुरू हुआ बुरी तरह से डर के मारे भागे शहर से। अब शहर में तो जगह नहीं है, सुरक्षा नहीं है और गांव में लौटने की संभावना नहीं है, एकदम रूटलेस। और समाज में किसी की सहानुभूति नहीं है, किसी की सहानुभूति नहीं है। रूटलेस कल्चर, रूटलेस लोग, रूटलेस लैंग्वेज, और ये सब मिलके एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो कि हिंसा पर आधारित समाज है, जिसमें कि भाईचारे के हम लोग शत्रु हैं, जिसमें हमारी चर्चा के केंद्र में मनुष्य नहीं है। कोई आ रहा है जय भीम, कोई आ रहा है इंकलाब जिंदाबाद, कोई आ रहा है कुछ। अरे यार हो क्या रहा है ये? मनुष्य चाहिए, मनुष्य को मानवता चाहिए, मनुष्य को मनुष्य की तरह देखने की आदत चाहिए, और वही चीज गायब हो गई है। तो कार्ल मार्क्स के जन्मदिन पर जो सबसे बड़ी चीज मनुष्य की खोज, कार्ल मार्क्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था ये। पॉलिटिकल इकोनॉमी में वो जो चीज खोज रहे हैं, वो बार बार जिस पर जोर देते हैं, वो मनुष्य और मानवीय मूल्यों को खोजते हैं। और हम आइडेंटिटी खोज रहे हैं, हम राजनीति खोज रहे हैं, हम विचारधारा खोज रहे हैं, मनुष्य को नहीं खोज रहे। ये जितनी भी चीजें, आइडेंटिटी, राजनीति, विचारधारा, धर्म, जाति, इन सब चीजों को मनुष्य के मातहत बनाओ, मनुष्य को बड़ा बनाओ। और यही मार्क्स के लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।